नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन जी। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स हुआ एकजुट। ब्राजीली राष्ट्रपति लूला करेंगे पीएम मोदी पुतिन जिनपिंग से ऑनलाइन मीटिंग में चर्चा। ट्रंप पुतिन मीटिंग के लिए अलास्का में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, एयर स्पेस को किया गया सील, दुनिया भर की नजरें बैठक पर टिकी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन भी हुई सुनवाई। कोर्ट ने ईसी को दिया बड़ा आदेश, कहा 65 लाख नाम हटाने की पूरी सूची को करें सार्वजनिक। सावरकर मानहानि केस में राहुल की सुरक्षा की मांग वाली याचिका वापस। पुणे कोर्ट में कांग्रेस नेता के वकील ने दायर की थी पिटीशन। आज पाकिस्तान मना रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। ऑपरेशन सिंदूर से डरे पीएम शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान बनाएगा आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। खबरों में सबसे पहले बात ट्रंप को लगे झटके की। आज ब्रिक्स देशों के प्रमुख ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स की ये एकजुटता से ट्रंप जो है काफी डरे हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ब्रिक्स लीडर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग की मेजबानी कर रहे हैं। ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया, जिसको लेकर दुनिया भर के देशों में नाराजगी है। ट्रंप ने भारत पर भी 50% टैरिफ का ऐलान किया है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो इसके आगे झुकेगा नहीं और अपने राष्ट्रहित का ध्यान रखेगा। भारत पर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स देशों ने भी आवाज उठाई और ट्रंप के फैसले को गलत बताया। ट्रंप कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो ब्रिक्स से खुश नहीं हैं। ट्रंप ब्रिक्स को अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ब्रिक्स का टारगेट अमेरिकी डॉलर को कमजोर करना है। ब्रिक्स की एकजुटता ट्रंप के लिए कितना बड़ा खतरा? देखिए, जैसे ये खबर आई कि ब्रिक्स के लीडर्स जो है वो मीटिंग करने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने नई धमकी दे दी कि इंडिया के खिलाफ और भी हम सख्त रवैया अपनाएंगे। जितना 50% लगाया है इसके ऊपर और भी हम जो है कार्रवाई करेंगे। मतलब एडिशनल टैरिफ, प्रतिबंध, सैंक्शंस ये हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा। पूरी दुनिया में इनकी फजीयत हो रही है। क्यों फजीयत हो रही है? क्योंकि ट्रंप के टैरिफ प्लान के ऊपर अभी तक एक भी देश ने ये नहीं कहा कि ट्रंप सही काम कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि ट्रंप कोई सही काम कर रहे हैं, ये दुनिया में किसी नेता ने नहीं कहा। कोई अमेरिका का जो मित्र देश है वो भी इसके खिलाफ है। और जैसे ये खबर आई कि ब्रिक्स के तमाम नेता 10 मुल्क हैं, जिसमें रूस है, चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, इराक है, ईरान है, साथ ही साथ इजिप्ट है, यूएई है, इंडोनेशिया है। ये 10 देश, और बहुत बड़ा फैसला वहां पे होने वाला है कि क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप ये जो दादागिरी कर रहे हैं, जो नुकसान ट्रेड को लेकर के होने वाला है इन देशों को, क्या आपस में मिलकर हम लोग कोई प्लान बी बना सकते हैं कि ताकि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो कम हो। तो पहली चीज तो ये कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम होगा। 35% ट्रेड ये देश मिलके करते हैं, उससे ज्यादा। और इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रपोजल आता है, जिसे पिछली बार जब ब्राजील के अंदर मीटिंग हो रही थी हिंदुस्तान ने अपोज किया था कि कम से कम आपस में जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो डॉलर के साथ नहीं करें। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम आप कर रहे हो। और हिंदुस्तान के नेतृत्व में जो आवाज उठी है कि विदेश नीति हर देश अपने हिसाब से अपने राष्ट्रहित में बनाएगा, ये अमेरिका की दादागिरी के ऊपर ब्रिक्स का ये पहला प्रहार है और युद्ध का यलगार है। जी, खबरों में अब बात अगली खबर की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को होने वाली बैठक से पहले अलास्का के एंक्रोज के एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये इलाका जो है वो नो फ्लाई जोन में तब्दील हो चुका है।
इस मीटिंग को लेकर ट्रंप ने भारत को धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अलास्का वार्ता विफल हुई तो यूएस भारत पर और टैरिफ लगाएगा। इधर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी लंदन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात की। इस मुलाकात को ट्रंप की घेराबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में टैरिफ का जो इन्होंने आगाज किया, उसके बाद अब खुद ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है। आप पहले भीख मांगते हुए जाते हो पुतिन के पास, अपने एनवॉय को भेजते हो कि बात कर लो। बात की शुरुआत होती है तो मालूम चलता है कि ईयू नाराज है, यूक्रेन नाराज है। जिसके लिए तुम बात कर रहे हो वही नाराज है, वो तुम्हारे साथ एक पेज पे नहीं है। और ईयू के देशों ने कह दिया कि भाई बिना यूक्रेन के पार्टिसिपेशन का आप क्या बात करने जा रहे हो। तो एक तो खींच वो जी, दूसरी तरफ ये ऑलरेडी डेड डील है, कुछ नहीं होने वाला, वहां कुछ नहीं होने वाला। आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि अगर कोई डील नहीं हुआ तो हम हिंदुस्तान के ऊपर टैक्स लगाएंगे। ये बयान जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज दिलवाया गया कि डील रूस से नहीं होगी और आप पनिश करोगे किसको? इंडिया को। चाइना में करने की तो हिम्मत है नहीं आपकी। तो एक बात समझ लीजिए, 50% टैरिफ अगर है तो ये ऑलरेडी समझ लीजिए कि कोई ट्रेड नहीं हो सकता। इंडिया को कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। और अब आप ये कह रहे हो कि और भी डालेंगे हम इसके ऊपर, तो आपको जो करना है आप करें। हिंदुस्तान ने फिर कह दिया कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये टैरिफ के तमाशे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धमकी आप दे रहे हो यूरोप को भी। मतलब आपने ये कर दिया है कि डिप्लोमेसी इस तरीके से नंगा हो जाए कि वो गुंडागर्दी में तब्दील हो जाए। ये काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है 1 महीने और जब इस टैरिफ का असर वहां की कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा, तब आप देखिएगा कैसे ये मैदान छोड़ के भागेगा डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह की धमकियां, इस तरह की गिदर भभकी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी नहीं चलाई जा सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात एसआईआर पर मचे घमासान की। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने इस मामले में बड़ा आदेश दिया। एसआईआर विवाद पर चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया गया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नाम और कारण सार्वजनिक किए जाएं। जिला और बूथ स्तर पर सूची को चस्पा हो और व्यापक प्रचार प्रसार हो। अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। तब तक चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जिलों में नाम हटाने की लिस्ट, कारण सार्वजनिक हो चुके हैं और प्रचार प्रसार का काम पूरा किया जा चुका है। अदालत ने संकेत दिया है कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। आज तीसरे दिन एसआईआर पर जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो क्या संकेत बिल्कुल साफ है। एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत की। कुछ लोग चले गए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, कम समय हुआ, समय जो है वो ठीक नहीं है, इसकी टाइमिंग पे सवाल उठाया, प्रोसीजर के ऊपर सवाल उठाया, कहा कि इसको रद्द किया जाए। रद्द नहीं हुआ, रद्द नहीं हुआ। ये राहुल गांधी का ये पूरा का पूरा एसआईआर का जो तमाशा इन लोगों ने शुरू किया वो फेल हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एसआईआर कराने का अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। अब बात आई कि भाई 65 लाख लोगों का नाम कट गया। हाँ, कट गया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्यों काटे हो? उन्होंने कहा भाई 22 लाख जो है मर गए, उसमें बहुत सारे लोग जो डबल है, बहुत लोगों का एड्रेस गड़बड़ है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो डिलीट हुआ है उसका नाम जो है सार्वजनिक कर दिया जाए। ये तो ऑलरेडी नोन है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लिस्ट सब पार्टियों के पास है, जिसका उसमें नाम नहीं है समझ लीजिए कि वो नहीं है। अब
फर्क बस इतना है कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि भाई जिसका जिसका नाम कटा है, क्यों कटा है वो बता देने के लिए, वो बता दिया जाएगा, मामला खत्म। जो विपक्ष करना चाह रहा था वो सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। यही इस पूरे केस का लब्बो लुभाव है। 22 तारीख से पहले वो हर जगह हर पोलिंग बूथ का जो है नाम जो दे दिया जाएगा, उसके बाद मामला खत्म। मतलब विपक्ष की तमाम बातें वो अनर्गल साबित हो जाएंगी और इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट तरीके से, संवैधानिक तरीके से एसआईआर कर रहा है, ये साबित हो जाएगा। और इस फैसले से आगे बहुत सारे लोगों की नींद उड़ेगी, क्योंकि इस फैसले के बाद एक मॉडस ऑपरेंडी बन जाएगा कि ताकि बाकी राज्यों में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जैसे कहा है उस आधार पे एसआईआर होगा। तो मतलब ये कि ये जो कोर्ट के अंदर हो रहा है, ये न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश भर में एसआईआर कैसे हो उसके लिए रास्ता साफ हो रहा है। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। राहुल गांधी के वकील ने आज पुणे की अदालत से वो याचिका वापस ले ली जिसमें सावरकर के समर्थकों से उनकी जान को खतरा बताया गया था। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने बुधवार को पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दायर की थी और इस अर्जी में यह दावा किया गया था कि सावरकर पर दिए गए बयान की वजह से कांग्रेस नेता की जान को खतरा है, जिसके बाद इस मामले पर राहुल गांधी घिर गए थे। मार्च 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण में सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। पुणे की अदालत में मानहानि का मामला दर्ज है और राहुल गांधी पहले ही इस मामले में जमानत पर हैं, लेकिन मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। जिस तरह से सावरकर मामले पर अर्जी दी गई फिर वापस ले ली गई, ये है क्या? देखिए, गूफअप इसको ही कहते हैं। आपके पास कोई बहाना नहीं बचा, आपके पास कोई बहाना नहीं बचा, तर्क नहीं बचा, कोर्ट में केस खारिज नहीं हुआ, तो आपने कहा कि भाई ये फला फला के परिवार से आते हैं, नाथूराम गोडसे के परिवार से लोग हैं, हमसे जान का खतरा है, इन लोगों से मेरी जान को खतरा है, आपने कोर्ट में दे दिया। मतलब आप डर गए, आप डर गए। हालांकि बेसिकली ये लीगल, ये इम्यूनिटी खोज रहे थे, सिक्योरिटी खोज रहे थे, तो लोग पूछेंगे ना कि भाई डर गए, क्यों डर गए? दो बातें हैं इसमें, एक तो राहुल गांधी डरपोक साबित होते हैं और दूसरी चीज आपने खानदान का जिक्र कर दिया कि फला फला खानदान से लोग आते हैं इसलिए इनसे हमें जान का खतरा है। तो लोग पूछेंगे कि भाई जो इमरजेंसी जिस खानदान ने लगाया उसे डेमोक्रेसी को खतरा है। भाई ये लोग तो सवाल करेंगे ना। जिन लोगों ने सिख का दंगा करवाया उसे सिखों को खतरा है, इतने लोगों का जनसंहार कर दिया उसे खतरा है। तो ये पॉलिटिकली मुनासिब नहीं था कि अगर ये पिटीशन जारी रहता तो, क्योंकि इसमें है क्या कि ये तो सारी चीजें पॉलिटिक्स आधारित मामला है ना। तो जिस स्पीड से उन्होंने बहानेबाजी की, भाई बहाना ढूंढा जा रहा था ना कि राहुल गांधी को कैसे बचाना है, इनकी लीगल टीम ने सब कुछ किया। कोई अपने मन से पवार साहब थोड़े जाकर के दे देंगे। राहुल गांधी का मसला है, इसमें हर कदम फूक फूक के रखा जाता है। तो जब ये मिसफायर हो गया, टीवी वालों ने उठाया मामला, कह रहे राहुल गांधी तो डर गए, उनको जान का खतरा है और परिवार का मसला उठा दिया है, तो ये तो बैकफायर करेगा। फौरन आनन फानन पहले पिटीशन वापस लो, पिटीशन वापस ले लिया गया। ये राहुल गांधी ये केजरीवाल से भी ज्यादा स्पीड से यू टर्न लेने में माहिर हो गए हैं। खबरों के आखिर में बात पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर की मार को पाकिस्तान अब तक भूल नहीं पाया है। जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है उसको लेकर वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने का ऐलान किया। उन्होंने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की।
शहबाज शरीफ ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये कमांडर हर दिशा से दुश्मन पर निशाना साधने में सक्षम होंगे। पाकिस्तान के 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान शहबाज ने ये कहा कि ये फोर्स हमारी पारंपरिक युद्ध क्षमता को और मजबूत करने में एक और मील का पत्थर बनने जा रही है। ये शहबाज शरीफ का जो बयान आया है, भारत पर निशाना साधा, ये है क्या? देखिए, ये तो एक तरीके से आपने मान लिया कि आप युद्ध नहीं जीत सकते, इसलिए आपको इस तरह की चीजों की जरूरत है। आप अभी पाकिस्तान की आर्मी को मजबूत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी आप हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकते। तो पहला कारण तो ये। लेकिन इससे भी बड़ी बात, ये जो पिछले 2-3 दिनों से ये जुगाली कर रहे हैं ना पाकिस्तानी लीडर्स और ये मुल्ला मुनीर, आज जवाब दिया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि बकवास बंद करो, ज्यादा बवाल वाला बयान अगर आप दोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये आज हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, जबान संभाल के। ये हर वक्त कभी अमेरिका से, कभी कहीं से, कभी कहीं से कि न्यूक्लियर वेपन का जो राग अलाप रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो आज भी क्लियर किया गया। और आज तो वैसे भी पाकिस्तानियों का इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे है और पाकिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान को ही गालियां दे रहे हैं। जितने पाकिस्तानी दुनिया भर में इधर उधर से हैं, जो विदेश में रहते हैं, सोशल मीडिया पे इस शहबाज शरीफ की सरकार को, इस मुनीर को कातिल बता रहे हैं। आपने वो 144 लगा रखा है पूरे बलूचिस्तान में, हैं, और खैबर पख्तूनवा में। वहां कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा। आपकी ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि आप वहां जाकर के सरकारी भवन के ऊपर पाकिस्तान का झंडा फहरा सके। और आप आज़ादी के तराने जो है वो गा रहे हो यहाँ पे कि भाई हम आज़ाद मुल्क है, आज़ाद। ये मुल्क ना आज़ाद है, ना ये खुद मुख्तार है। ये मुल्क आर्मी के द्वारा संचालित एक ऐसा, जिसको कह सकते कि गिरोह उसके ऊपर बैठा हुआ है, जिससे पाकिस्तान के अंदर लोगों का दम घुट रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।